पीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदीतर भारतीय भाषाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास पर बात करने के लिए मैं गजेंद्र पाठक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आप सबके बीच उपस्थित हूँ। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी और हिंदीतर भारतीय भाषाओं के साहित्य के सांस्कृतिक संबंध की पारस्परिकता से परिचित हो सकेंगे। इसके साथ ही मध्यकाल में हिंदी साहित्य के विकास में हिंदीतर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के योगदान को भी समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य की काव्य शैली पर हिंदीतर भारतीय भाषाओं की काव्य शैलियों के प्रभाव से भी आप परिचित हो सकेंगे। हिंदी कहने से आज हम जिस भाषा का अर्थ लेते हैं, सदा से हिंदी का वही अर्थ नहीं रहा। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वह एक भाषा समूह भी है। मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि कई भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। आगे जब हम हिंदी भाषा का व्यवहार सिर्फ खड़ी बोली के संदर्भ में नहीं करेंगे, बल्कि हिंदी भाषी परिवार के रूप में करेंगे। भारत भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, परंतु भारत में अनेक कारणों से आपसी सांस्कृतिक आकर्षण की स्थिति हमेशा विद्यमान रही है। हिंदी साहित्य के विकास में आदिकाल से ही हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के साहित्य पर पड़ोसी भाषाओं के विभिन्न साहित्यिक रूपों का प्रभाव रहा है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के रचनाकारों का हिंदीतर क्षेत्रों से और हिंदीतर भाषाओं के रचनाकारों का हिंदी क्षेत्र से गहन सांस्कृतिक आकर्षण था। धार्मिक यात्राओं की इसमें बड़ी भूमिका थी। इस कारण हिंदी क्षेत्र में रची जा रही भक्तिपरक रचनाओं से प्रभावित होकर हिंदीतर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने या तो हिंदी क्षेत्र की भाषाओं में रचनाएं की या अपनी भाषा में रचित साहित्य में उनसे प्रभाव ग्रहण किया। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी की सांस्कृतिक परिधि पर विचार किया था। उन्होंने उस रोचक स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था कि यह कितने आश्चर्य की बात है और कितने सुखद है कि विद्यापति जितने हिंदी और मैथिली के हैं, उतने ही बांग्ला के। हिंदी के पश्चिमी छोर पर स्थित मीरा के साथ भी यही स्थिति है। मीरा जितनी हिंदी राजस्थानी की हैं, उतनी ही गुजराती की हैं। किसी बांग्ला भाषी से विद्यापति को हिंदी का कहना ठीक उसी तरह है जिस तरह किसी गुजराती से मीरा को हिंदी का कहना। दिनकर जी ने यह रेखांकित किया था कि यह हिंदी की समस्या नहीं बल्कि ताकत है, जिसकी वजह से नवजागरण काल के हिंदीतर भाषी लेखकों और विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का प्रस्ताव किया था। राहुल साईं कृत्यायन ने जब खड़ी बोली के प्रारंभिक कवि के रूप में अमीर खुसरो को न देखकर दक्षिणी के कवियों से इसकी शुरुआत मानी थी, तब बहुत लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया था। ये वही लोग थे जो उस बात की तह तक जाने की जरूरत नहीं समझते थे, जिसके कारण कभी गांधी जी और प्रेमचंद ने हिंदी की जगह हिंदुस्तानी की बात की थी। गांधी जी को पता था कि उर्दू से मिली हुई हिंदी के बल पर ही हिंदी को तमिलनाडु तक विस्तार दिया जा सकता है। वे दक्षिण भारत में सिर्फ हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि उस हिंदी प्रचार में उत्तर से दक्षिण के बीच दक्षिणी हिंदी के उस शेर धर्मी चरित्र की भी पहचान रखते थे, जिसके लिए उन्हें हिंदी से ज्यादा मुफीद हिंदुस्तानी लगती थी। वे जानते थे कि उर्दू से मिलकर ही हिंदी को दक्षिण भारत तक पहुंचाया जा सकता है। राहुल जी ने जब खड़ी बोली और हिंदी को दक्षिणी कवियों से जोड़ा, तब हिंदी का भूगोल ही नहीं,
हिंदी की भूमि और भूमिका का भी विस्तार किया। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक विस्तृत हिंदी की परिधि अपनी परिधि से विपरीत मुखी नहीं थी, बल्कि उसका संबंध मुखामुखम का था। प्यार और सद्भाव के आधार पर दूसरी भाषाओं का दिल जीतने वाली हिंदी यूरोप की नहीं, भारत की भाषाई संस्कृति। इस पृष्ठभूमि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर विचार करते हुए दुख होता है कि जिस भक्ति आंदोलन में हिंदी का हृदय ही नहीं भूगोल भी विस्तृत हुआ, वह हृदय और भूगोल दोनों रीतिकाल में सीमित हो गए। रीतिकाल में हिंदी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके तक सिमट कर रह गई। साहित्य के समाजशास्त्र और इतिहास दृष्टि दोनों के लिए यह विचारणीय प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरे संस्करण की भूमिका में रामानंद और नामदेव जैसे तमिल और मराठी संतों पर विचार किया। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के सामान्य परिचय के अंतर्गत 3 पृष्ठों में नामदेव की विस्तार से चर्चा की है। नामदेव और ज्ञानदेव से जुड़े कुछ प्रसंगों के साथ उनके 8 पदों को उद्धृत करते हुए शुक्ल जी ने उत्साहपूर्वक हिंदी के विस्तार का एहसास कराया था। हिंदी की साहित्यिक परिधि के विस्तार को भारत की सांस्कृतिक परिधि से जोड़ने की कोशिश में एक जमाने में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना ने 2 महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित की। राहुल सांकृत्यायन की दक्षिणी हिंदी काव्यधारा तथा आचार्य विनय मोहन शर्मा की हिंदी में मराठी संतों की देन। जिन कारणों से शुक्ल जी को मराठी संत कवियों के हिंदी काव्य ने प्रभावित किया था, उन्हीं कारणों से उत्साहित होकर आचार्य विनय मोहन शर्मा ने इस शोधपरक अध्ययन को अंजाम दिया था। इस किताब की भूमिका में उल्लेख है कि मराठी संतों की हिंदी के प्रति सहज ममता रही है। मध्य युग से लेकर आज तक लगातार मराठी संत कीर्तन भजन के अवसर पर मराठी अभंगों और पदों के साथ 1-2 हिंदी पद गाते आ रहे हैं। जो मराठी संत कवि प्रतिभा संपन्न रहे हैं, उन्होंने मराठी पदों के साथ हिंदी पदों की रचना स्वयं की है। जो केवल कीर्तनकार रहे हैं, उनकी मराठी अभंगों आदि के साथ किसी प्रसिद्ध हिंदी संत के पद गाने की परिपाटी रही है। संतों ने प्रांत या भाषा भेद को स्वीकार नहीं किया। इस पुस्तक का परिचय वक्तव्य देते हुए आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा है कि देश भर की राष्ट्रभाषा हिंदी की व्यापकता देखकर हिंदीतर भाषाओं के विद्वान और महात्मा भी उसके माध्यम से अपने सिद्धांत और संदेश का अधिकाधिक प्रचार करना चाहते थे। आखिर उनकी रचना का उद्देश्य भी यही होता था कि वह गेय पद अथवा श्रव्य काव्य के रूप में हो तो अधिक से अधिक लोगों के कंठ में बसे, अधिक से अधिक लोगों के कर्ण पुट को पवित्र करे। इसलिए भी संतों ने अपनी वाणी का अमृत हिंदी को पिलाया और वह उस दिव्य प्रसाद का वितरण आसीत हिमाचल कर दी। भारतीय भाषाओं में विशेषतः हिंदी को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसके साहित्य को अन्य भाषा भाषियों की देन सदैव समृद्ध करती आई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य भाषा भाषी साहित्यकारों की सेवाएं आज भी सदा स्मरणीय हैं। इससे उसके राष्ट्रभाषा पद का औचित्य ही सिद्ध होता है। आचार्य शिवपूजन सहाय की इस वक्तव्य के बाद यह विचार करने की जरूरत है कि हिंदी के साथ एक समस्या यह भी रही है कि हिंदी भाषी अन्य भाषाओं के प्रति लगभग उदासीन रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र को ध्वस्त करने में भी हिंदी प्रदेश अग्रणी रहे। दूसरी बात यह कि हिंदीतर भाषी व्यक्ति जब हिंदी में लिखता है तब उसके प्रति भी हम उपेक्षा का भाव रखते हैं। हिंदी की मुख्य धारा के प्रति हमारी केंद्रीयता आत्ममुग्धता की जिस अवस्था तक पहुंची हुई है, उसे देखते हुए हिंदीतर भाषी व्यक्ति हिंदी लिखना तो दूर बोलने से भी परहेज करे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदी का स्वभाव ऐसा नहीं रहा।
हिंदी कभी भी मुख्य धारा की भाषा नहीं रही। इसलिए हिंदी के नाम पर मुख्य धारा की अवधारणा विकसित करने वाले हिंदी की मूल चेतना के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। हिंदी के लोकतंत्र में सर्वाधिक जगह हाशिए की होनी चाहिए, वह हाशिया नायकत्व का हो, विषय का हो, चाहे भूगोल का हो। हिंदीतर भारतीय भाषाओं के संतों का हिंदी लेखन हिंदी साहित्य संबंधी हमारी समझ को विस्तार देता है। इसी संदर्भ में विनय मोहन शर्मा ने महाराष्ट्र में हिंदी के 2 रूपों की चर्चा की है। उन्हीं के शब्दों में, महाराष्ट्र में हिंदी के 2 रूप विकसित हुए। एक वह जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का थोड़ा बहुत मिश्रण और स्थानीय भाषाओं की छाया दिखाई देती है। इस रूप को दक्षिणी हिंदी अथवा रेखता कहा गया है। और दूसरा वह जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा आदि के मिश्रण के साथ मराठी का पुट परिलक्षित हुआ। इसे मराठी हिंदी के नाम से अभिहित किया जा सकता है। राहुल सांकृत्याय ने जिस तरह खड़ी बोली कविता की शुरुआत का श्रेय दक्षिणी काव्यधारा को दिया है, उसी तरह विनय मोहन शर्मा ने इस किताब में निर्गुण पद्य की शुरुआत का श्रेय नामदेव को दिया। वो लिखते हैं कि यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की रचनाएं प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती, परंतु जो कुछ प्राप्य है उसमें उत्तर भारत की संत परंपरा का पूर्व आभास मिलता है और उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है, जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। संभवतः हिंदी जगत तक उनके संबंध में पर्याप्त जानकारी न पहुंच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जिसके खड़ी बोली और निर्गुण कविता दोनों के पुरस्कर्ता कवि तथा कथित हिंदी प्रदेशीय बाहर हैं। हिंदी में कविता लिखने वाले नामदेव अकेले कवि नहीं है। नामदेव से पहले मुस्लिम आक्रमण से पूर्व मराठी या यादवकालीन चक्रधर, महदा-मिशा, दामोदर पंडित, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई जैसे संत कवियों ने इसकी विधिवत पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। दूसरे चरण अर्थात मुसलमान आक्रमण के पश्चात जिन कवियों ने हिंदी में अपने पद्यों की रचना की, उनमें सबसे प्रमुख नामदेव हैं। नामदेव के अलावा उस दौर में गोदा महाराज, सेनानाई, भानुदास महाराज, संत एकनाथ, अनंत महाराज, श्याम सुंदर और संत जन जसवंत का नाम प्रमुख है। मुसलमान वर्चस्व के ह्रास काल में अर्थात शिवाजी महाराज के समय में तुकाराम, कान्होवा, समर्थ रामदास, रंगनाथ, वामन पंडित, मानसिंह, बयाबाई, हरिहर केशवामी, गोपालनाथ का नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। चौथे चरण में अर्थात पेशवा के समय में और उसके बाद जिन हिंदी से भी मराठी संत कवियों का नाम उभर कर सामने आता है, उनमें मध्य मुनीश्वर, शिवदिन केसरी, अमृत राय, सिद्धेश्वर महाराज, माधव, नरहरिदास, कृष्णदास, देवनाथ महाराज, दयालनाथ, विष्णुदास, गुलाबराव, गंगाधर और भामिक के नाम प्रमुख हैं। इतने नामों की सूची ही यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास इन नामों और इन नामों द्वारा किए हुए कार्यों की उपेक्षा करके प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के दूसरे संस्करण में नामदेव जैसे कवियों की चर्चा संख्या के बल पर नहीं, काम के बल पर की थी, और यह काम सिर्फ ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखता। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण की अवधारणा के विकास क्रम में जब भक्ति काल के महत्व का आकलन किया था, तब उन्हें जिस व्यापक लोक जागरण का संसार दिखा था, वह भक्ति काल में भक्ति आंदोलन की इसी चेतना से जुड़ा था। पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से झकझोरने और जगाने वाला लोक जागरण, जिसमें भाषा, जाति और मजहब की तमाम दीवारें चरमरा कर गिरने लगी थी,
उत्तर और दक्षिण के नाम पर लंबे समय से जो विभाजक रेखा खींचकर रखी गई थी या है, उसका उल्लंघन भी भक्ति काल के संतों ने किया था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का प्रतिकार करने के लिए उत्तर भारत की यात्रा का जो सिलसिला शुरू किया, उसका विकास भक्ति आंदोलन में भी हुआ। मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद जैसे संतों ने उत्तर भारत के संत कवियों को प्रभावित किया था। इसके भी पहले आप देखें कि बुद्ध के प्रभाव के समय भी उत्तर और दक्षिण का भेद लगभग मिट गया था। नागार्जुन जैसे लोग दक्षिण भारत में थे और बौद्ध धर्म का जितना सैद्धांतिक विकास, थियरी का जितना विकास दक्षिण भारत में हुआ, उतना उत्तर भारत में नहीं हुआ। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार नवजागरण काल में संवाद की संस्कृति ने एक दूसरे से सीखने की जरूरत पर बल दिया, उसी तरह भक्ति आंदोलन में भी एक दूसरे से सीखने की जरूरत समझी गई थी। देश की भावना अर्थात देश से प्रेम की भावना उससे परिचय के बगैर विकसित होने वाली नहीं थी। जिस प्रकार नवजागरण काल के सभी लेखक पत्रकारिता से जुड़े थे, उसी प्रकार भक्ति काल के सभी कवि अनिवार्य रूप से यात्री थे। वे लंबी यात्राएं करते थे और ये यात्राएं महज तीर्थ यात्राएं नहीं थीं। मराठी के हिंदी में लिखने वाले संत कवियों की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने मराठी में प्रचलित छंदों में कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य को शिल्प के स्तर पर समृद्ध किया है। उदाहरण के तौर पर ओवी छंद, जो कि मराठी का एक लोकप्रिय लोक छंद है, जिसमें महाराष्ट्र की ग्रामीण स्त्रियां अपने दैनिक व्यवहार के गीत गाती हैं, चक्की पीसते हुए, बच्चों के लिए लोरी सुनाते हुए, खेतों में धान काटते हुए, खलिहान में उसे ओसाते हुए, अर्थात जीवन के बिल्कुल सहज, सरल और दैनिक रूप का प्रतिनिधि यह छंद इन कवियों द्वारा हिंदी साहित्य को मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है, अनमोल उपहार है। यह एक तरह से गुम्फित छंद होता है जिसमें 3 चरण होते हैं। ओवी की तरह ही अभंग एक लोक छंद है। नामदेव जैसे अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने इस छंद में अपने पदों की रचना की है। अभंग का अर्थ होता है इसको भंग न किया सके, अर्थात अटूट, एक ऐसा छंद जिसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। अभंग और ओवी में समानता इस दृष्टि से है कि दोनों के दूसरे और तीसरे चरण में यमक अलंकार आता है। उदाहरण के तौर पर, नाम प्यारा है भगत, उसे जानता है जगत, बम्मन आया गुणंत गुणंत, लगत लगत गाँव मो, बम्मन कहे नामदेव, मुझे पूजना भूदेव, इति बात मुझे देव, महादेव गंगा मो। ये गोदा महाराज की कविता है। इसी तरह भारुण और गारुण काव्य शैली में सामाजिक पाखंडों पर व्यंग लिखने की एक लंबी परंपरा भी मराठी कवियों में दिखाई पड़ती है। संत एकनाथ अपने गारुण छंद के लिए मशहूर है। आडंबरधारी जोगियों, सपेरों और फकीरों पर उनका यह पद द्रष्टव्य है। यारों देखो रे देखो, गाय भी गारुणी आया, पहला पहला कछु नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, निराकार निज रूपा, अलख हाथ मोह पलक बतावे, माया सगुण रूपा, चल 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 चल, री 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 री, गा 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 गा, बा 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 बा। अन्य प्रमुख मराठी छंद जिसमें संत कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं, वे क्रमशः ध्रुपद, ख्याल और लावनी है। लावनी मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान रचनाओं के लिए मुफीद छंद है। पेशवाओं के समय में इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी के रीतिकाल में जिस तरह राधिका कन्हई सुमिरन के बहाने बने थे, उसी तरह लावनियों के माध्यम से भक्ति परक रचनाएं श्रृंगार की ओर बढ़ चली। भक्ति और श्रृंगार के संबंधित प्रयोग के लिए लावनियां काफी प्रसिद्ध हैं। मराठी के इन सभी छंदों ने हिंदी के मध्यकालीन साहित्य को जो विस्तार दिया है, उससे हिंदी का शिल्प समृद्ध हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास चिंतन में इन हिंदीतर कवियों की हिंदी काव्य साधना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
मध्यकाल में रचित हिंदी साहित्य के भाव और शिल्प दोनों पर हिंदीतर भारतीय भाषाओं के साहित्य का गहरा प्रभाव है। यह प्रभाव इतना गहरा है कि मीरा और विद्यापति जैसे हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के कवियों को इनके सीमांत हिंदीतर भाषाओं के लोग अपना कवि मानते हैं। मध्यकाल में हिंदी साहित्य के विकास को हिंदीतर भाषाओं के साहित्य के अध्ययन के बिना समझना मुश्किल है। आप याद रखें कि जब सूरदास को समझने की कोशिश कर रहे थे आचार्य शुक्ल, तो उनके सामने जो समस्या थी कि ब्रजभाषा की इस परंपरा को कहाँ से जोड़ा जाए, ब्रजभाषा की परंपरा को जोड़ने के क्रम में ही वे महाराष्ट्र के संत कवियों के पास गए थे और उनकी ब्रजभाषा कविता को ही उन्होंने सूरदास की पुरखा भाषा माना था। भाषा के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में हाशिए को और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ध्यान में रखें तो हिंदी का हिंदीतर भाषाओं से, हिंदीतर प्रदेशों से जो संबंध है वह सिर्फ अतीत का प्रश्न नहीं है। हिंदी सिनेमा की राजधानी मुंबई है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जहाँ से हुई वह शहर कलकत्ता है। खड़ी बोली हिंदी की जहाँ शुरुआत हुई वह हैदराबाद है, दक्खनी है। ये तीनों जगहें हिंदी भाषी प्रदेशों से दूर हैं, लेकिन हिंदी की स्वीकार्यता को समझने में, उनको पहचानने में और हिंदी के विकास में इनका जो योगदान है इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आज भी हिंदी में हिंदीतर प्रदेशों से बाहर रहकर जो रचनाकार लिख रहे हैं, सुदूर केरल में, उत्तर पूर्व के राज्यों में, या इतना ही नहीं, आप भारत से बाहर रहकर लिखने वाले प्रवासी भारतीयों के साहित्य की उपेक्षा करके हिंदी साहित्य का कोई मुकम्मल इतिहास अब नहीं लिख सकते। अंग्रेजी साहित्य अगर पूरी दुनिया में फैला है तो आज अगर अंग्रेजी साहित्य का इतिहास लिखना हो तो वह सिर्फ इंग्लैंड के अंग्रेजी साहित्य का इतिहास नहीं होगा, उसमें अमेरिकन साहित्य का इतिहास है, उसमें ऑस्ट्रेलियन साहित्य का इतिहास है, उसमें भारत में अंग्रेजी लेखकों द्वारा लिखा हुआ साहित्य है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब अंग्रेजी साहित्य के महत्व को, आधुनिकता को समझने की कोशिश की थी और इस विषय पर उन्होंने आधुनिकता और साहित्य शीर्षक से एक व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसने अपने ज्ञान को लोहे के बक्से में बंद करके नहीं रखा। संस्कृत साहित्य इतना महान होते हुए भी आज जिस जगह पहुंचा है उसको देखते हुए हमें यह सबक लेना चाहिए, हिंदी वालों को सबक लेना चाहिए कि हम बक्से में बंद करके अपने भूगोल को सीमित करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमें दूसरी जगहों पर हिंदी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और अपनी आलोचना और अपना इतिहास लिखते समय उसको चिंता और चर्चा के केंद्र में रखना चाहिए। हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी साहित्य की स्थिति पर विचार करने के क्रम में हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो यह कि देश के अंदर हिंदी प्रदेशों के अलावा किन प्रदेशों में हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है। दूसरा, देश के बाहर हिंदी में क्या लिखा गया है और क्या लिखा जा रहा है। वैसे तो भाषा के अध्ययन के क्रम में देश और परदेश का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए,
लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ ही हमें इस प्रश्न का एक जवाब मिलता है। अपनी भाषा में लिखते हुए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और दूसरी भाषा में लिखने के बावजूद हम कहीं नहीं जा सकते। बलवंत गार्गी रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने गए और इस घटना का उल्लेख गोगीबा थेंगू ने किया है। ध्यान देने की बात यह है, बलवंत गार्गी गए रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पूछा कि किस भाषा में लिखते हो। बलवंत गार्गी का जवाब था अंग्रेजी में। बोले ये रहने वाले कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि पंजाब के। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पूछा पंजाबी में क्यों नहीं लिखते? उन्होंने कहा कि इसलिए कि मैं पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। जहाँ अंग्रेजी जैसे बहुत दूर तक जाती है, वैसे ही अंग्रेजी में लिखकर मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गुरु नानक के सामने तो यह समस्या नहीं थी। एक और घटना जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा, बल्लाल साहनी ने लिखा है कि शांति निकेतन में उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ भी काम किया था और वर्धा में महात्मा गांधी के साथ भी। उन्हें आश्चर्य होता था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पूरी दुनिया के साहित्य को जानते हैं, हर जगह जाते हैं, इतना अंतर्राष्ट्रीय फलक है उनका, फिर भी लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ बांग्ला में। वर्धा में गांधी जी के साथ काम करते हुए भी उन्हें यही समस्या थी। गांधी जी पूरी दुनिया और पूरे देश, लेकिन लिखते थे केवल गुजराती में। बलवंत गार्गी के लिए एक अबूझ पहेली थी कि अपनी मातृभाषाओं में काम करके कोई कितना आगे जा सकता है। बाद में जब लंदन गए बीबीसी में काम करने तो उन्हें महसूस हुआ कि अपनी मातृभाषाओं में काम करने का जो निर्णय था रविन्द्रनाथ ठाकुर का या महात्मा गांधी का, वह कितना महत्वपूर्ण निर्णय था। मैं इस संदर्भ में इन दोनों घटनाओं की चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि हिंदी निश्चित रूप से हिंदी बनकर ही हिंदी रहेगी। हिंदी अगर अंग्रेजी बन जाए या हिंदी मराठी बन जाए या हिंदी मलयालम बन जाए तो हिंदी हिंदी नहीं रहेगी। लेकिन हिंदी मलयालम के साथ जुड़े, हिंदी मराठी के साथ जुड़े, हिंदी अंग्रेजी के साथ जुड़े, तो मुझे इसमें हिंदी का कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ता। हिंदी का स्वभाव थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग इस रूप में है, जैसी चर्चा हम कर रहे थे कि गांधी जी ने जो स्वप्न देखा कि हिंदुस्तानी का जो स्वरूप है, हिंदुस्तानी में यह ताकत है कि वह उर्दू के साथ मिलकर दक्षिण भारत तक जा सकती है। आप देखें कि दक्षिण भारत के 4-5 राज्यों की दूसरी जो राजभाषा है सरकारी, वह उर्दू है। जहां हिंदी नहीं है वहां पर उर्दू है और उर्दू से हिंदी जुड़ रही है। तो पाकिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक हिंदी से हम सीधे जुड़ सकते हैं। ये गांधी जी का स्वप्न था। हम इस बात पर विचार करें कि आज अमेरिका में हिंदी में लिखा जा रहा है, इंग्लैंड में हिंदी में लिखा जा रहा है और हिंदी के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। देश के बाहर हिंदी में जो काम हो रहे हैं उनके दो स्वरूप हैं। एक तो वे लोग जो ब्रिटिश काल में गए मजदूर बनकर,
गिरमिटिया मजदूर जिसे कहते हैं, उन गिरमिटिया मजदूरों की जो संतानें हैं, जो उनकी आगामी पीढ़ियां हैं, वे हिंदी में लिख रही हैं। जैसे अभिमन्यु अनंत हैं, RSS में लिख रहे हैं, और तमाम लोग। जो लोग उस दौर में गए वे रामचरितमानस भी लेकर गए, तुलसीदास को साथ साथ लेकर गए, और राम काव्य की परंपरा, इस पर एक बहुत अच्छा शोध हो सकता है, कई शोध हो सकते हैं कि अपने पूर्वजों द्वारा लाई हुई कविता को, उस रामचरितमानस को, उस तुलसीदास को उनकी भावी पीढ़ियों ने कितना संभाल कर रखा है। और सुषम बेदी का भी मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें वो कह रही हैं कि वे पीढ़ियां जो उस दौर में गई, अब वे हिंदी में नहीं लिख रही हैं, अंग्रेजी में लिख रही हैं। जबकि जो लोग अभी हाल हाल में गए हैं भारत से बाहर, जिसमें स्वयं हैं, जिसमें त्रिजन शर्मा जैसे लोग हैं इंग्लैंड में, या उषा प्रियमदा हैं, इन लोगों ने हिंदी को बचा कर रखा है। तो यह एक बड़ा प्रश्न मुझे लगता है कि पुरानी स्मृतियों के आधार पर हिंदी में लिखना और हाल फिलहाल जाकर हिंदी में लिखना, प्रवास में ये दोनों दो अनुभव हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पर विचार करने की जरूरत है। देश के अंदर हम देखें तो आज बहुत सारा लेखन हिंदी का उत्तर पूर्व के राज्यों में हो रहा है। हिंदी से भी ऐसे हैं उत्तर पूर्व में जो अपना सब कुछ लगाकर, जान की कीमत लगाकर भी हिंदी में काम कर रहे हैं, आश्रम खोलकर हिंदी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी यह हिंदी सेवा हमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कुछ लोगों, कुछ महापुरुषों द्वारा की हुई हिंदी सेवा की याद दिलाती है। केरल में आप जाएं और देखें, केरल में हिंदी में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से लोग गंभीरतापूर्वक काम कर रहे हैं, वह हमारे लिए प्रेरणा और उत्साह का विषय है। जितनी गंभीरता से केरल में लोग हिंदी में काम कर रहे हैं, उतनी गंभीरता से हिंदी प्रदेशों में लोग नहीं काम कर रहे हैं। वह उनके लिए एक पराई भाषा है। आप याद करें, नवजागरण के दौर में कुमारन आशान कितने राज्यों में गए, केरल छोड़कर कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, बंगाल गए, और जहां जहां गए उन्होंने कन्नड़ ऐसी सीखी कि कन्नड़ में कविताएं लिखने लगे। तमिलनाडु गए, तमिल में लिखा। बांग्ला में, बंगाल गए, बांग्ला सीखी और बांग्ला में लिखा। अंग्रेजी में तो लिखते ही थे। भक्ति आंदोलन ने जो संस्कृति विकसित की, जो निर्मित की, जिसमें सभी भाषाएं हमारी एक दूसरे से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उसमें कोई दीवार नहीं, बीच में कोई चाहे कि कोई दीवार खड़ा करे, वो दीवार सब टूट रही है। राम काव्य परंपरा में आप देखें, तेलुगु के पुतन्ना है, विमन्ना है, संत कवि, और आप उनसे कबीर को मिलाकर देखें, तुलसीदास को मिलाकर देखें, मराठी में नामदेव को मिलाकर देखें। ये सब भाषाओं की दीवार तोड़ने वाले लोग हैं। यही काम नवजागरण में हुआ, और इस काम को वहीं तक रोकना उचित नहीं है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह काम हिंदी में हो सकता है, हो रहा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हमेशा उस नए क्षेत्र की तलाश करने की जरूरत है, जो नया क्षेत्र हिंदी क्षेत्र से बाहर पूरे उत्साह के साथ काम कर रहा है।